According to the last census, 300 million Indians could not read and write, of which 200 million were women. लड़कियों को सब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करता है। आपको बड़े होके क्या बनना है? हाँ? पायलट? जी अच्छा, क्यों? आसमान का सर कर। वाह, बहुत अच्छा। उड़ने का मन है? जी बेटा। कहाँ उड़ना है? आसमान में। In 2002, India enacted the historic 86th Indian Constitutional Amendment Act that declared elementary education as the fundamental right for all children. With 304 million Indian citizens still non-literate, the educational challenge couldn't be addressed merely with declarations of rights. So the Indian government launched the Sarva, shiksha, abhiyan, the program of education for all. Largely funded by the Indian government, this program has received around 250 million euros from the World Bank and the European Union. In 2009, the Indian Parliament took a further step and passed the Right of Children to Free and Compulsory Education Act and delegated all Indian states the duty to provide free and compulsory education to all children between 6 and 14 years old. And in order to increase the enrollment of girls in primary schools, the Indian government set up 3,600 residential schools across the country for 6 to 14-year-old girls from the most marginalized communities. Our team went to one such school in Sarnath, a town associated with Lord Buddha and located in the northern Indian state of Uttar Pradesh. Here, besides the academic curricula, girls learn life skills and performing arts. They learn their rights and they learn to defend themselves. They understand their role and value in family and society, and they acquire self-confidence. They learn to be proud of being women. आजकल देख रहे हैं कि लड़कियों का छोटे पे भी शादी हो जा रहा है। बच्चे छोटे ही रह रहे हैं तो माता पिता शादी कर दे रहे हैं गांव में, तो उसके लिए थोड़ा सा बताना होगा सबको। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, खुशी खुशी से गाना गाए, खुशी खुशी से गाना गाए। उसमें से एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बचे ये लगता है कि हम बहुत ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जो शायद कम लोग कर पा रहे हों। वैसे तो टीचर सभी जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, पैसा पाते हैं, लेकिन पैसा मुझे भी मिल रहा है। लेकिन साथ साथ इन बच्चों की जो सिंपैथी मिलती है हमको और अपनत्व की जो भावना मिलती है, इन बच्चों को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये बच्चे हमारे जो बिल्कुल बेकार हो रहे थे, उसको अगर हम अच्छे नागरिक के रूप में तैयार कर रहे हैं तो हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। चार छोटी चिड़िया खाती थी अनार। प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमारा मन नहीं करता था उसमें पढ़ने का, उसमें पढ़ाई भी नहीं होती थी। बस मैडम सर आते थे, बैठकर कुर्सी पर फिर चले जाते थे। बच्चे चाहे मार करे, चाहे पीट करे, चाहे मरे, चाहे जो भी करे, सर नहीं बोलते थे सर मैडम। इसीलिए हम अपना घर पे हम घर पे ही रहते थे। एक दिन तब पेपर में निकला था तो मेरी बुआ एक को है, वो आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं, वही हमको यहाँ पर लेकर आए, मेरा नाम लिखवाए यहाँ पर, तो हम पढ़ने लगे। मिला है नोटबुक मिलता है, 2-3 पेन मिलता है और रोल रबर। मैम से कहते हैं मैम हम लोग के पास पेन नहीं है, हम लोग को रंग पेन देती हैं। रबड़ी हम लोग खूब खर्चा करते हैं, मैडम कहती है तुम लोग जितना भी लिखना है तुम लोग लिखा करो, चिंता मत किया करो, हम है ना देने के लिए, मैडम हम लोग को देती है। हम लोग कभी कभी भूल से मम्मी भी कर देते हैं। ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को फीस की वजह से नहीं पढ़ाते हैं। उनका मुख्य है कि हम पहले खाने का इंतज़ाम करें तब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो सरकार की सोच ये रही कि इन बच्चों, गरीबी रेखा के नीचे की लड़कियों को 6 से 14 साल की, जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया है, 1-2 में स्कूल गई, 3 में गई, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको हम उनका एडमिशन ले लें ऐसी जगह जहाँ वो घर से आके हॉस्टल में ही रहें, पूरे 24 घंटे की दिनचर्या उनकी यहीं रहे, उनके लिए रहने, खाने, पढ़ने सारी व्यवस्था हम करें कि बच्चा उस माहौल में रह के अच्छे से जो उसके स्किल है उसको अच्छे से डेवलप कर सके। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही सोचते हैं कि हम कितने भी गरीब हों,
हमको अपनी पगड़ी भी उतारनी हो तो हम अपनी पगड़ी भी उतार देंगे, लेकिन अपने बच्चों को तीनों को पढ़ा के अपना नाम रोशन करेंगे। क्योंकि लड़कियां आज का मेरे मम्मी पापा भी यानी सबके मम्मी पापा देख रहे हैं कि लड़कियां ना यानी कितने ऊपर जा रही हैं। और तो इसीलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तुम जितना पढ़ोगे हम अपना घर बेच के तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन तुम अगर नाम रोशन करना है बेटा तो तुम लोग मेरे बेटे समान हो। एक दिन एक आदमी पता पूछते हुए आया, तो वो लिखा हुआ था वो एड्रेस, तो उन लोग से पूछा तो उन लोग नहीं बता पाई। तो हम उधर से गुजर रहे थे तो हमको बुला पूछा यहाँ, तो हम गए तो हम कहे कि क्या, तो कहे कि ये पता मुझे बता सकती हैं। तो उधर एक बड़ा सा काला सा रहता है, उसी पे लिखा था। तो हम कहे कि हाँ, थोड़ा से आगे जाएंगे, बाएं गली में मुड़ेंगे, सामने गेट है, उसी जगह है। तो कहें कि थैंक यू बेटा। तो उन लोग हंसने लगी। हम कहे कि क्यों हंस रही हो? तो कहें कि वो तुमको क्या बोल के गया? तो हम कहे कि वो हमको थैंक यू बोला, हमको धन्यवाद बोला है। तो कह रही हैं अच्छा। हम कहे कि तब क्यों हंस रही है? कह रहे कि हम सोचे कि गाली दिया है। माँ बाप भी ये भले जानते हैं, कहते हैं कि जैसे ये बाल विवाह का, ये जल्दी शादी का ही है कि हमारे आस पड़ोस में सब लोग कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं करोगे अच्छा नहीं, ये तरह तरह की बातें फैलती हैं। लेकिन वो भी समझते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, ठीक है हमारी बच्ची पढ़ रही है तो हम नहीं करेंगे, हमारी बच्ची नहीं तैयार है कि दूसरे के कहने से क्या होता है। तो धीरे धीरे पेरेंट्स में भी बदलाव आ जाता है बच्चों के थ्रू। तो एक शिक्षा के भी यही एक माध्यम है जिससे हम इन प्रतिभाओं को निकाल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आगे राष्ट्र का निर्माण यही बच्चे करेंगे। 37% of the kids in class 5 cannot read a text meant in class 2. Now, if you say, therefore, the benefits aren't reaching the target population, in one sense you're right. But what can a government do? It sets up schools, it hires teachers. So we say, well, you need more parent-teacher involvement, you must have the local community, forcing accountability, teachers must be made to teach. You know, these are things that are not just done by governments. These are things that are done by social pressure, by social awareness. The Constitution was framed in 1950. The argument was made that education was not a fundamental right. Because the government then said we do not have the financial resources to ensure. India's population in 1950 was about 350 or 360 million. Now, of course, we're over 1 billion. But in those days also the government said we don't have the financial resources, so give us 10 years. And within 10 years we'll progressively see that all children are in school. 1960 came, 1970 came, 1980 came, 1990 came. The same argument, we don't have the financial resources, we don't have the financial resources. And in the meantime, what were you seeing? India was becoming an absolutely top-rate country for higher education. I mean, the Indian Institutes of Technology, the IITs are very well known. The Indian Institutes of Management, the IIMs. I studied in IIM Ahmedabad. They were fantastic institutions. They put out the best managers who are now all over the world doing exceptionally well. So when you look at these kinds of higher institutions, India did very well. But the neglect of basic education and schooling was unforgivable. And it took the civil society movement, the right to education movement, years of pushing and pushing and pushing until it was made a fundamental right in the middle of 2003. बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी तारा बनूंगी. Although India still has a long way to go, with only 8 million children out of school in 2009, it has started walking on the path towards ensuring the right to education for each Indian child. In fact, most Indians believe that education for all is the best investment that families and governments can make. The benefits of such investments will be enjoyed by all. Can India afford these high levels of investment in basic health and education? But a more fundamental way of posing the question today is, can India afford not to invest in basic health, basic education, basic nutrition, and these essentials of life?